गर्मी में गरीब बहू का गन्ने से बना ठंडा ससुराल। मई के आखिरी सप्ताह में दोपहर के सूरज की तपिश खपरेल की छत को भट्ठी बना रही होती है, तो वहीं घर के अंदर की कच्ची मिट्टी की दीवारें पसीने की तरह उमस छोड़ रही हैं। जहां दूर गांव के पक्के मकान में धूप चमक रही है, तो वहीं घर के अंदर खाट पर बैठा हुआ रामदीन अपना पसीना पोंछते हुए, अभी तो मई का महीना भी ठीक से खत्म नहीं हुआ और सूरज तो जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहा है। हवा में इतनी जलन है कि सांस लेना भारी पड़ रहा है। जून के महीने में तो न जाने हम गरीबों का क्या हाल होगा। सही कह रहे ससुर जी। इन अमीरों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए गांव के सारे पेड़ पौधे काटकर कंक्रीट की दीवारें खड़े कर दिए हैं। अब धरती माँ तो तपेगी ही। जून में जो भी कहर बरपेगा उसमें हम जैसे गरीबों का ही पिसना लिखा है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये हमारा खपरेल वाला घर। इसके नीचे बैठना ऐसा लगता है जैसे किसी गर्म तवे के नीचे बैठे हों। यहाँ का तापमान तो बाहर की सड़क से भी ज्यादा लग रहा है। माँ जी, इस लाचारी और गरीबी में हम कर भी क्या सकते हैं? सिवाय इस भट्टी बन चुके घर में चुपचाप जलने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। भगवान ने हमारी किस्मत ही ऐसी बनाई है। इतना कहकर राधा सभी के लिए खाना लगाती है और सभी साथ बैठकर गर्मी में खाना खाने लगते हैं। बहू, इस गर्मी में तो भूख भी मर गई है। बस गला सूख रहा है और शरीर से पसीना बह रहा है। किसी तरह बस ये दिन कट जाएं। सभी बड़ी मुश्किल से खाना खाते हैं। वहीं राधा बीच बीच में पानी का लोटा भरती है, लेकिन मटके का पानी भी अब गुनगुना हो चुका था। वहीं एक छोटा लोहे का पंखा घर के कोने में बहुत धीमी आवाज के साथ चल रहा होता है, जो सिर्फ गर्म हवा ही फेंक रहा है। खाना खाने के बाद पूरा परिवार जमीन पर बिछी चटाई पर लेट जाता है। तभी अचानक बाहर तेज धूल भरी लू चलने लगती है और घर में लगा इकलौता पंखा भी बंद हो जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, सिवाय बाहर चलती हवा के शोर के। ये बिजली विभाग वाले भी भाई कमाल करते हैं। अभी तो आंधी ठीक से आई भी नहीं थी कि इन्होंने पूरे गांव की लाइट ही काट दी। क्या गरीबों को थोड़ी सी भी हवा नसीब नहीं होने देंगे ये लोग? तभी सुमन बाहर झांक कर देखते हुए, अरे नहीं, बिजली तो कटी नहीं लगती। वो देखो, सामने चौधरी साहब के घर में उनके कूलर के चलने की आवाज आ रही है। जरूर हमारे ही खम्भे से कोई तार ढीला हो गया होगा। जरा बाहर जाकर देखो तो। ससुर जी, आप इस चिलचिलाती धूप में बाहर मत जाइए। मैं मोहन के आने का इंतजार करती हूँ, वही देख लेगा। बाहर तो जैसे आग की लपटें चल रही है, आप बीमार पड़ जाएंगे। नहीं बहू, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। इस उमस में तो मेरा दम घुट जाएगा। मैं बस 2 मिनट में बाहर का खंबा देख कर आता हूँ, शायद छोटा मोटा नुक्स होगा। रामदीन सिर पर अंगोछा रखकर बाहर धूप में निकलता है। बाहर का मंजर खौफनाक है। धूल और गर्म हवा आंखों को जला रही है। वो खंबे के पास जाकर तारों को देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो जैसे ही धूप में खड़ा होकर ऊपर तारों को देखने की कोशिश करता है, उसका सिर घूमने लगता है। लू के थपेड़े उसके चेहरे पर प्रहार करते हैं। वो लड़खड़ाते हुए घर की दहलीज तक पहुंचता है और अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। ससुर जी, क्या हुआ आपको? माँ जी जल्दी आइए, ससुर जी को चक्कर आ गए हैं। हे भगवान, ये तो होश खो बैठे हैं। हाय राम, ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना कि बाहर मत जाइए। आंखें खोलिए, बहुत जरा इनके चेहरे पर पानी के छींटे मार, शायद कुछ होश आए। राधा दौड़कर मटके से पानी लाती है और अपने ससुर के चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए, ससुर जी सुनिए। ससुर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? माँ जी, इनके हाथ पैर बहुत ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन माथा भट्टी की तरह तप रहा है। तभी अचानक रामदीन को होश आता है और वो, अरे मुझे क्या हुआ था? बहुत तेज चक्कर आया था। वो बाहर इतनी गर्मी है कि 2 मिनट भी रुकना भारी पड़ गया। और सुनो, लाइट ढीली नहीं हुई है, सच में कट गई है। तो फिर चौधरी साहब के घर कूलर कैसे चल रहा है? क्या उन्होंने कोई अलग लाइन ले रखी है? तुम भूल गई बहू, चौधरी साहब ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं। उनकी बिजली अपनी है। वो बिजली विभाग के भरोसे नहीं बैठते। हम गरीब न जाने इस गर्मी में कैसे काम चलाएंगे। शाम होने पर सूरज की तेजी थोड़ी कम होती है, लेकिन दीवारों के अंदर की गर्मी अभी भी बरकरार है। तभी राधा घर को ठंडा करने का एक तरीका सोचती है। वो बाल्टी भर भर के छत पर और फर्श पर पानी डालना शुरू करती है।
उसके बाद वो अपने घर को ध्यान से देखते हुए, माँ जी, ससुर जी, देखिए मैंने छत और फर्श को पूरी तरह भिगो दिया है। अब थोड़ी देर में ये पानी गर्मी सूख लेगा और हमारा छत शिमला जैसा ठंडा हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो बहू। तू भी बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। अगर फर्श ठंडा हो गया तो रात को जमीन पर सुकून की नींद सो पाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद राधा जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है वैसे ही चौंक जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैंने सोचा था कि पानी डालते ही घर ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये तो और ज्यादा तपने लगा। फर्श से तो ऐसी भाप निकल रही है जैसे किसी ने गर्म पानी उबलने रख दिया हो। उफ, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। इतनी उमस हो गई है कि शरीर पसीने से चिपचिपाने लगा है। अब तो यहाँ 1 सेकंड भी रुकना जानलेवा लग रहा है। मेरी गलती है। मिट्टी के घर में पानी डालने से तो उमस और बढ़ जाती है। ये बात तो मैं भूल ही गई थी। अब हम पूरी रात इस घुटन में कैसे रहेंगे? राधा बहुत निराश हो जाती है। वो पसीना पोंछते हुए बाहर आंगन में आती है। फिर थोड़ी देर के बाद उसका पति मोहन काम से थका हारा घर लौटता है। वो घर की हालत देखकर खुद भी परेशान हो जाता है। जिसके बाद रात के अंधेरे में राधा बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। वहीं पूरा परिवार घर के बाहर कच्ची जमीन पर टाट बिछाकर बैठा होता है। घर के अंदर की गर्मी ने उन्हें बाहर रहने पर मजबूर कर दिया था। आज तो मिल में भी बहुत गर्मी थी, पर घर आकर देखा तो यहाँ तो और भी बुरा हाल है। छत की मरम्मत करानी ही पड़ेगी, वरना ये गर्मी हमें चैन से रहने नहीं देगी। आप बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। बाहर भी हवा तो चल नहीं रही, बस खुले आसमान के नीचे थोड़े सुकून की उम्मीद है। माँ जी, ससुर जी, आइए, खाना तैयार है। जिसके बाद सभी लोग चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सुमन जोर जोर से अपने हाथों और पैरों को खुजा रही थी। ये देखकर राधा अपनी सास के पास आती है। अरे मम्मी जी, दिखाइए जरा, क्या हुआ है आपको? आप अपने हाथ पैर इस तरह क्यों खुजा रही हैं? क्या बताऊं बहू, पूरे बदन में जैसे कोई सुइया चुभ हो रहा है। खुजली के मारे मेरा तो हाल बेहाल है। दिखाइए तो माँ जी, क्या हुआ आपको? अरे बाप रे, ये तो पूरे गले और हाथों पर लाल लाल दाने निकल आए हैं। ये तो बहुत ज्यादा घमौरिया है। मुझे भी वही हो रहा है बहू। इस भयानक गर्मी और दिन भर बहने वाले पसीने में अगर घमौरियां नहीं निकलेंगी तो और क्या होगा। हम गरीबों का शरीर भी अब जवाब देने लगा है। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ रहा है। अगर मैं घर को ठंडा रख पाती तो शायद आपकी ये हालत नहीं होती। कल सुबह मैं कुछ और उपाय सोचूंगी। अगले दिन दोपहर में रामदीन की तबीयत और भी खराब हो जाती है। वो खाट पर लेटे कराह रहा होता है। राधा उसे पड़ोसी चौधरी साहब के आंगन में लगे आम के पेड़ की छांव में ले जाती है, जिसकी छाया उनके आंगन के एक कोने में आती है। ससुर जी, आप यहाँ इस पेड़ की छांव में लेटे रहिए, यहाँ थोड़ी ताज़ी हवा आ रही है। माँ जी, मैं जरा चौधरी साहब के यहाँ से ठंडा पानी मांग कर लाती हूँ। वो बहुत घमंडी लोग है बहू, संभल कर जाना। पर क्या करें, घर का मटका तो फिर से उबलने लगा है। ससुर जी के लिए ठंडा पानी बहुत जरूरी है। जिसके बाद राधा चौधरी साहब के दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाती है। तभी चौधरी साहब बाहर आते हैं। नमस्ते, क्या मुझे 1 गिलास फ्रिज का ठंडा पानी मिल सकता है? मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है। क्या कहा? ठंडा पानी? मैंने ये सोलर पैनल और फ्रिज तुम्हारे परिवार के लिए नहीं लगवाए हैं। अपनी औकात में रहा करो। और देखो तो सही, पहले से हमारे पेड़ की छांव में बैठकर मुफ्त की हवा खा रहे हो, ऊपर से पानी भी मांगने की हिम्मत हो गई। अगर इतनी ही गर्मी लगती है तो अपना इंतजाम खुद करो। क्षमा कीजिए आंटी जी, मुझे लगा था कि इंसानियत के नाते आप 1 गिलास पानी दे देंगी। अब मैं दोबारा कभी आपके दरवाजे पर नहीं आऊंगी। राधा अपनी आंखों में आंसू लिए वापस लौटती है। वो देखती है कि घर के कोने में कुछ पुराने मिट्टी के घड़े बेकार पड़े हुए हैं। उसके दिमाग में एक विचार आता है। राधा उन 5 से 6 पुराने घड़ों को अच्छे से धोती है और उनमें पानी भरकर घर के चारों कोनों में रख देती है। वो उम्मीद करती है कि इससे कमरे की हवा में थोड़ी नमी और ठंडक आएगी। ये तो क्या करिए बहू, मिट्टी और पानी का खेल तो कल उल्टा पड़ गया था। अब फिर से ये घड़े यहाँ क्यों सजा रही है? माँ जी, कल मैंने छत और फर्श को गीला किया था जिससे भाप बनी, लेकिन इन घड़ों को सिर्फ कोने में रखने से इसके अंदर का पानी धीरे धीरे वाष्पित होगा और हवा को ठंडा करेगा। आप बस ससुर जी को अंदर ले आइए। सुमन रामदीन को अंदर ले जाती है। तब तक राधा अंदर खाट बिछा देती है और उस पर रामदीन को सुला देती है। बहू, मेरा तो जी घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कलेजा फट जाएगा। क्या इन घड़ों से सच में कुछ फर्क पड़ेगा? ससुर जी, देखिए, घड़ों के पास बैठने से आपको थोड़ी ठंडक महसूस होगी।
मैं आपको हाथ वाले पंखे से हवा करती हूँ। रामदीन खाट पर लेट जाता है, तभी अचानक बाहर का मौसम बदलने लगता है। तेज धूप गायब हो जाती है और बादलों की गर्जना सुनाई देती है। एक धूल भरी भीषण आंधी खिड़कियों से टकराने लगती है। आंधी इतनी तेज है कि घर की खपरेल वाली छत जोर जोर से हिलने लगती है। वहीं लकड़ी की चारपाई चरमराने की आवाज करती है। तभी राधा ऊपर की तरफ देखकर डर जाती है। ससुर जी, माँ जी, जल्दी बाहर निकलिए। ये छत बहुत खतरनाक तरीके से आवाज कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये अभी गिर जाएगी। हाय राम, ये क्या कह रही है बहू? बाहर तो धूल और मिट्टी उड़ रही है। हम कहाँ जाएंगे? रामदीन जी जल्दी उठिए। मेरी टांगे जवाब दे रही हैं सुमन, मुझे पकड़ो। जल्दी चलिए, बस दरवाजे तक पहुँचने ही वाले हैं। माँ जी, आप मेरा हाथ पकड़िए, डरिए मत, हम साथ हैं। जैसे ही तीनों घर की दहलीज लांघकर बाहर खुले आंगन में कदम रखते हैं, एक जोरदार कड़कड़ाहट की आवाज होती है और उनके देखते ही देखते पूरे घर की छत भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ती है। धूल का गुबार धीरे धीरे बैठता है और सुमन अपने टूटे हुए घर को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगती है। चौधरी साहब और उनके घर के लोग अपने पक्के छज्जे से ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन कोई नीचे नहीं आता। हाय राम, ये क्या कर दिया भगवान? तूने हम गरीबों के सिर से छत भी छीन ली। अब हम इस तपती जून की गर्मी में कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। माँ जी रोइए मत, हिम्मत मत हारिए। शुक्र मनाइए कि हम तीनों सही सलामत बाहर निकल आए। भगवान ने हमारी छत छीनी है पर हमारी जान बचा ली है। हाथ पैर सलामत है, हम दोबारा छत बना लेंगे। कहाँ से बनाएंगे बहू? मोहन की मेहनत की कमाई तो पेट भरने में ही चली जाती है। अब इस मलबे के बीच हम रात कैसे गुजारेंगे? तभी चौधरी की पत्नी अपनी छत से उनका गिरा हुआ घर देखकर, देखो तो सही, पूरे मोहल्ले की शान खराब कर दी इस टूटे हुए घर ने। अब ये लोग यहाँ तंबू लगा कर रहेंगे और हमें गंदगी झेलनी पड़ेगी। आंटी जी, आज हमारा बुरा वक्त है तो आप ऐसा कह रही हैं, पर याद रखिएगा वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिसके बाद शाम को मोहन जब घर लौटता है तो अपने आशियाने को मलबे में तब्दील देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है। इस गरीबी में वैसे ही मैं 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाता हूँ। अब इस घर की मरम्मत के लिए हजारों रुपए कहाँ से लाऊंगा? अब तो हम सड़क पर आ गए राधा। आप हिम्मत हारेंगे तो हमारा क्या होगा? मेरे दिमाग में एक बात है, हम कुछ दिनों के लिए गांव में ही कहीं छोटा सा कमरा किराए पर ले लेते हैं। मैं भी गांव में कुछ काम ढूंढूंगी और हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी। तुम सही कह रही हो राधा, बिना छत के रहना मुमकिन नहीं है। चलो कल हम सुबह घर की तलाश में निकलेंगे। आज रात तो इसी खुले आसमान के नीचे ही गुजारनी पड़ेगी ना। राधा और मोहन घर की तलाश में गांव की गलियों में भटकते हैं और एक पक्के मकान के सामने रुकते हैं जहां कमरा खाली है का बोर्ड लगा है। तभी मोहन दरवाजा खटखटाता है और मकान मालिक बाहर आकर कहता है, हाँ भाई, क्या काम है? भाई साहब, हमें किराए पर घर चाहिए। हमारा घर टूट गया, इसीलिए हमें अभी घर चाहिए। तो आप अपना ये खाली किराए का घर हमें दे दीजिए। भाई कमरा तो खाली है, पर क्या तुम लोग इसका किराया दे पाओगे? जी साहब, हम बहुत मेहनती लोग हैं, हम वक्त पर किराया चुका देंगे। बस आप हमें छत दे दीजिए, हमारे बुजुर्ग बहुत परेशान हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कमरा किराए पर देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 20,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी देनी होगी। 20,000 रुपए? साहब, मेरे पति तो महीने की मुश्किल से 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। इतने पैसे हम एक साथ कहाँ से लाएंगे? क्या आप कुछ कम नहीं कर सकते? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जाओ अपने उसी बिना छत वाले घर में रहो। जून की गर्मी में जब सिर तपेगा तब पता चलेगा। ऐसा कहकर मकान मालिक अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। देखिए मोहन जी, लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता, बस पैसों के पीछे भाग रहे हैं। चलो राधा, वापस घर चलते हैं। हम उसी मलबे के बीच तिरपाल डाल कर रहेंगे। हम अपनी मेहनत से ही कुछ करेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। जून की शुरुआत हो चुकी है। गिरी हुई छत के कारण परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो जाता है। वहीं मोहन काम पर जाने की तैयारी कर रहा है, जबकि राधा मलबे से कुछ बर्तन निकाल रही है। राधा, तुम हिम्मत मत हारना। मैं आज काम पर जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, हमारे हालात जरूर सुधरेंगे। मैं आज चीनी मिल के मालिक से तुम्हारे लिए भी किसी काम की बात करूंगा। हाँ, आप जरूर बात करना। वैसे भी घर के इस मलबे में बैठकर मैं क्या करूंगी? अगर मुझे भी काम मिल गया तो घर की मरम्मत के लिए जल्दी पैसे जुड़ जाएंगे। बहू, जरा देखो तो, तुम्हारे ससुर जी का शरीर तो अंगारे की तरह दहक रहा है
ये लू इनके प्राण लेकर ही छोड़ेगी। मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ गया है। इस बिना छत के घर में सूरज की सीधी धूप झेलना मेरी उम्र के बस की बात नहीं है। ससुर जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं अभी अपनी साड़ी का पल्लू बांधकर आपके लिए छाव करती हूँ। माँ जी, आप इन्हें पंखा कीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। राधा अपनी पुरानी साड़ी को एक डंडे के सहारे बांधकर रामदीन के ऊपर अस्थायी छांव करती है। वहीं मोहन भारी मन से काम पर निकलता है और दोपहर के 2 बजे जब राधा हाथ वाले पंखे से रामदीन को हवा कर रही होती है, तभी चौधरी साहब और उनकी पत्नी अपने पक्के छत पर आकर खड़े हो जाते हैं और मलबे को देखते हुए, देखो तो सही, इस तेज आंधी में सिर्फ इनकी छत ही क्यों गिरी? पूरा घर क्यों नहीं उड़ गया? अगर पूरा घर मलबे में मिल जाता तो कम से कम ये गरीब हमारी कॉलोनी से तो चले जाते। सही कह रहे हो आप। अब देखिए कैसे भिखारियों की तरह खुले में बैठे हैं। इनकी गरीबी देखकर मुझे तो घिन आती है। भगवान जाने कब पीछा छूटेगा इनसे। ऐसा कहकर वो लोग चले जाते हैं। फिर सुमन राधा से, बहू सुना तूने, ये लोग इंसान नहीं पत्थर है। हम पर मुसीबत आई है और ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ जी, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जो दूसरों के दुख को नहीं समझते, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करता। हम चुपचाप अपनी मेहनत करेंगे, इन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। शाम को मोहन घर लौटता है। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद होती है। वहीं राधा बाहर चूल्हे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। राधा, एक अच्छी खबर है। मैंने अपने सुपरवाइजर साहब से बात कर ली है। उन्होंने तुम्हें कल मिल में बुलाया है। क्या सच में? क्या उन्होंने मुझे नौकरी पर रखने के लिए हाँ कह दी है? हाँ, पर पहले तुम्हें 1 दिन का ट्रायल देना होगा। अगर तुम मेहनत से काम करोगी और मालिक को तुम्हारा काम पसंद आया तो वो तुम्हें पक्की नौकरी दे देंगे। मैं बहुत मेहनत करूंगी मोहन जी, मुझे बस एक मौका चाहिए। कल सुबह मैं आपके साथ ही मिल चलूंगी। अब हमारे घर की छत जरूर बनेगी। अगले दिन सुबह राधा और मोहन चीनी मिल पहुंचते हैं। चारों तरफ गन्ने के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हैं और मशीनों के चलने की भारी आवाज आ रही है। राधा पहली बार इतनी बड़ी मिल देखती है। राधा, तुम यही रुको, मैं मालिक साहब को बुला कर लाता हूँ। तुम घबराना मत। हाँ, बस शांति से बात करना। ठीक है, आप जाइए, मैं यही गन्नों के पास खड़ी इंतजार करती हूँ। मोहन चला जाता है। तभी राधा की नजर पास ही पड़े एक कचरे के ढेर पर पड़ती है, जहाँ गन्ने का छिलका और कुछ पुराने टेढ़े मेढ़े गन्ने फेंके हुए हैं। वो एक गन्ने को उठाने के लिए आगे बढ़ती है और फिर अपने आप से, अरे ये क्या? मुझे लगा था कि जमीन भट्टी की तरह तप रही होगी, लेकिन यहाँ तो जमीन बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी है। तभी मोहन वहां आते हुए, अरे क्या हुआ राधा, तुम ऐसे क्यों चौंक गई? मुझे लगा था कि जमीन भट्टी की तरह तप रही होगी, लेकिन यहाँ तो जमीन बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी है। जमीन ठंडी है? ऐसा कैसे हो सकता है? मोहन जी खुद देखिए, जहाँ ये गन्ने का पेस्ट और पल्प पड़ा है, वहाँ की मिट्टी एकदम ठंडी है। इसका मतलब है कि गन्ना गर्मी सोख लेता है। क्यों ना हम अपना घर इसी गन्ने से बनाए। जिसके थोड़ी देर के बाद ही मोहन और राधा मिलकर मालिक के सामने खड़े होते हैं। राधा ने अपना विचार मोहन को समझाया होता है और अब वो डरते डरते सेठ से बात कर रहा होता है। साहब, हमारे घर की छत गिर गई। क्या आप हमें वो खराब गन्ने और गन्ने का पल्प दे सकते हैं जो आप कचरे में फेंक देते हैं? तुम पागल हो गए हो क्या? उस कचरे से तुम क्या करोगे? हाँ, और वैसे भी मैं उसे ईंधन के लिए बेचता हूँ, जिससे मुझे पैसे मिलते हैं। साहब, हम बहुत गरीब हैं, हमारे सिर पर छत नहीं है और मेरे बुजुर्ग ससुर लू की वजह से मरने की हालत में हैं। अगर आप वो वेस्ट हमें दे देंगे तो आपका बहुत भला होगा। देखो राधा, इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें वो गन्ने और पल्प चाहिए तो उसके बदले तुम्हें कुछ देना होगा। हमारे पास पैसे नहीं है साहब, पर हम मेहनत करना जानते हैं। आप जो कहेंगे हम वो काम करेंगे, बस हमें वो गन्ने दे दीजिए। हाँ ठीक है, तुम दोनों पति पत्नी अगले 15 दिनों तक मेरे गन्ने के खेतों में बिना पैसे काम करो, तो मैं तुम्हें सारा खराब गन्ना, पल्प और सूखे पत्ते दे दूंगा। बोलो, मंजूर है? हमें मंजूर है साहब, हम कल से ही खेती में काम शुरू कर देंगे। मैं गन्ने से अपना घर बनाकर ही दम लूंगी। जिसके बाद तपती दोपहर में राधा और मोहन खेतों में काम करने लगते हैं। गन्ने के पत्तों की धार बहुत तेज होती है। वहीं जहां राधा गन्ने काट रही होती है तो मोहन उसके गट्ठर बांध रहा होता है। तभी वो देखता है कि राधा के हाथों से खून निकल रहा है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए,
रुको राधा, तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है। ये गन्ने के पत्ते बहुत तेज हैं, इन्होंने तुम्हारा हाथ छील दिया है। कट गया तो कट जाने दो मोहन जी। ये जख्म मुझे याद दिलाएंगे कि मैंने अपना घर अपना खून पसीना बहाकर बनाया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है राधा कि तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। काश मैं भी अमीर होता तो तुम्हें ये सब तो नहीं करना पड़ता। आप मेरे साथ हैं, यह मेरे लिए सबसे बड़ी अमीरी है। चलिए जल्दी काम खत्म करते हैं, फिर हमारे पास अपनी छत होगी। जिसके बाद काम खत्म करके दोनों घर लौट रहे होते हैं कि वहीं गांव के लोग उन्हें देखकर आपस में कानाफूसी करते हुए हंस रहे होते हैं। अरे देखो देखो, इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है और चले हैं गन्ने से घर बनाने। मिल मालिक के खेतों में गधे की तरह खट रहे हैं ये। अरे भाई, गन्ने से कभी घर बनता है भला? पहली बार बारिश आएगी और सारा घर बह जाएगा। ये लोग तो सच में पागल हो गए हैं। जब हमारा घर बनकर तैयार होगा और ये लोग गर्मी में जलेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि हमारी मेहनत क्या रंग लाई है। घर पहुंचकर मोहन राधा के घावों पर हल्दी का लेप लगाता है। वहीं सुमन और रामदीन पास ही बैठे ये सब देख रहे होते हैं। बहू, ये तो क्या कर रही है? खुद को इतनी चोट पहुंचाकर तू अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकती। हमारी किस्मत में घर नहीं है तो तू क्या कर लेगी? माँ जी, किस्मत में जो भी हो, बिना कोशिश किए तो मैं हार नहीं मानूंगी। क्या पता मेरी किस्मत में यही लिखा हो कि जब मैं मेहनत करूंगी तभी हमारे सिर पर छत आएगी। मेरी तो अब हिम्मत ही जवाब दे गई है बहू। मैं तो अब बिना लाठी के खड़ा भी नहीं हो सकता, पर तेरी हिम्मत देखकर मुझे भी जीने की इच्छा होती है। आप बस देखते जाइए ससुर जी, जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे तो हम अपना नया घर बनाना शुरू करेंगे। वो घर इतना ठंडा होगा कि आपकी सारी बीमारी गायब हो जाएगी। धीरे धीरे 15 दिन पूरे होते हैं। मिल मालिक अपने खराब गन्ने और पाल से लदी बैलगाड़ी के पास खड़ा होता है। लो मोहन, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना वादा पूरा किया, मैं भी अपना वादा निभा रहा। ये रही तुम्हारी बैलगाड़ी, इसे ले जाओ और अपना घर बनाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपने हमारी मजबूरी समझी और अपना वादा निभाया। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। आज से हमारे नए घर की नींव रखी जाएगी। मोहन जी, चलिए जल्दी घर चलते हैं। दोनों बैलगाड़ी लेकर घर पहुंचते हैं और फिर दोनों मिलकर जमीन की खुदाई शुरू करते हैं। वहीं पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकलकर तमाशा देख रहे होते हैं। राधा, एक बात सोचो, हमने नींव तो खोद ली, पर क्या सिर्फ गन्ने के सहारे ये दीवारें टिक पाएंगी? क्या ये छत का भार उठा पाएंगी? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गन्ने तो बहुत हल्के होते हैं, हमें कुछ मजबूत लकड़ी की जरूरत होगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी जंगल जाता हूँ और कुछ बांस काट कर लाता हूँ, और हमारे पुराने घर की जो कुछ लकड़ियाँ बची हैं ना, हम उनका भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। हाँ, ये सही रहेगा। आप बांस लाइए, तब तक मैं इन गन्नों को छांटकर अलग करती हूँ। हम साथ मिलकर सबसे मजबूत और ठंडा घर बनाएंगे। जिसके बाद मोहन जंगल जाता है, वहां से बांस के भारी लट्ठे लेकर आता है। धूप अपनी चरम सीमा पर होती है, लेकिन फिर भी राधा और मोहन मिलकर घर का ढांचा तैयार करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों मिलकर 2 लेयर वाली दीवारें बना रहे होते हैं और उसके बीच में गन्ने का पल्प भर देते हैं। तभी मोहन बांस गाड़ते हुए, राधा, ये काम बहुत थका देने वाला है। सूरज सिर पर चढ़ाया और मिट्टी ऐसे तप रही है जैसे भट्ठी हो। क्या तुम वाकई पल्प भरने से घर ठंडा कर लोगी? आप बस देखते जाइए मोहन जी, जब बाहर की गर्म हवा इन 2 दीवारों के बीच फंसे पल्प से होकर गुजरेगी तो वो ठंडी हो जाएगी। ये पल्प कुदरती इंसुलेशन का काम करेगा। तभी सुमन वहां आती है। अरे बहू, ये क्या तमाशा है? तू तो दीवारों के बीच में ये कचरा भर रही है। इससे घर मजबूत बनेगा या बस चींटियों का घर बनकर रह जाएगा? माँ जी, यही कचरा हमें ठंडक देगा। आप फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ा भरोसा रखिए। मोहन जी, जरा वो बांस इधर पकड़िए, इसे यहाँ बांधना है। तभी चौधरी साहब और उसके कुछ दोस्त अपने पक्के घर की बाउंड्री पर खड़े होकर हंसते हुए राधा और मोहन की मेहनत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। देखो भाई, अब ये लोग गन्ने और कचरे से महल बनाएंगे। अरे ओ मोहन, घर के अंदर गर्म हवा तो रोक लोगे, पर चींटियों और दीमक से कैसे बचोगे? वो तो इसे 2 दिन में चट कर जाएंगी। और नहीं तो क्या, सारा पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। इतनी गर्मी में बीमार पड़ेंगे तो इनके पास हकीम की फीस देने के भी पैसे नहीं होंगे। मोहन,
बात तो ये लोग सही कह रहे हैं। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? मेरे सिर में तो दर्द होने लगा है और मेरा गला भी बहुत सूख रहा है। काश थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता। राधा अपने ससुर की बात सुनकर सामने पड़े कुछ टेढ़े मेढ़े गन्नों को देखती है। फिर उसे कुछ आइडिया आता है। वो उन गन्नों को उठाती है और कुल्हाड़ी से काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करती है और खलबट्टे में डालकर उसे कूट कूट कर उसका जूस निकालती है और चाय छन्नी से छानकर अपने सास ससुर और पति को दे देती है। तभी वो चौधरी की पत्नी को कुछ औरतों के साथ सामने खड़ा मजाक उड़ाता हुआ देखकर उनसे, आंटी जी, आप हमारी सेहत की चिंता मत कीजिए। जब तक हमारे पास ये गन्ने का रस और मेहनत करने का जज्बा है, हमें कुछ नहीं होगा। मोहन काम रोक कर बैठ जाता है। वहीं राधा ने भी अभी जो बात सुनी थी उस पर विचार कर रही होती है। दीमक और चींटियों वाली बात उसे परेशान कर रही है। राधा, चौधरी साहब वैसे कह तो सही रहे थे। दीमक लग गई तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मोहन जी, आप दीमक की चिंता छोड़ दीजिए। मुझे रास्ता मिल गया है। आप बाजार से चूना और नमक ले आइए। मैं नीम की पत्तियां जुटाती हूँ। चूना, नमक और नीम, इसका क्या करोगी तुम? क्या इससे घर मजबूत होगा? हाँ, मैं नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उसमें चूना और नमक मिलाऊंगी। इस मिश्रण का छिड़काव हम गन्नों पर करेंगे। इसकी कड़वाहट और चूने की महक से ना तो दीमक आएंगी और ना ही चींटियां। अरे वाह राधा, ये तो तुमने बड़ी समझदारी की बात कही। मैं अभी बाजार जाकर सारा सामान ले आता हूँ। मोहन बाजार जाता है और थोड़ी देर के बाद सारा सामान लेकर आ जाता है। पूरा परिवार मिलकर काम में जुट जाता है। राधा पानी को अच्छी तरह गर्म करती है और उसमें चूना घोलकर पिसी हुई नीम की पत्तियों का पेस्ट उसमें मिला देती है। फिर उसमें ढेर सारा नमक डालकर घोल तैयार करती है, जिसके बाद वो उसे गन्नों पर छिड़कती है। वहीं सुमन जूट की रस्सियों से बांस की डंडियों को जोड़कर चटाई जैसी दीवारें बनाते हुए, ले बहू, ये जूट की रस्सी वाली दीवारें तैयार है। इन्हें अब ढांचे पर चढ़ा दे। सच कहूँ तो ये काम करते हुए मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। बहू, मैं खड़ा तो नहीं हो सकता ज्यादा देर, पर मैं इन गन्नों को सीधा रखने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी लाठी भी आज काम आ रही है। शुक्रिया ससुर जी। देखिए, हम सब मिल जाए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। मोहन जी, अब बस ऊपर की छत के लिए वो बांस और गन्ने के पत्ते बिछा दीजिए। जिसके बाद मोहन बांस की डंडियां छत के ऊपर लगाता है। उसमें गन्ने का पल्प भरकर तारों से बांध देता है। वहीं थोड़ी देर के बाद ही घर बनकर तैयार हो जाता है। चारों तरफ गन्ने की दीवारों की भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है। जहां राधा ने बचे हुए गन्नों का एक ढेर कोने में रखा होता है। तभी घर को देखते हुए मोहन, आखिरकार हमारा गन्ने का घर तैयार हो ही गया। राधा, तुम कमाल हो। पर ये जो इतने सारे गन्ने बच गए हैं, इनका क्या करोगी? आप बस आराम कीजिए मोहन जी, मैं अभी आप सबके लिए कुछ खास बनाती हूँ। माँ जी, जरा वो मटका इधर दीजिएगा। बहू, गन्ने के रस से तो बहुत कुछ बनता है। मेरी माँ बचपन में गन्ने की खीर और कुल्फी बनाती थी। क्या तू भी वैसा कुछ बना सकती है? बिल्कुल ससुर जी, आज रात मैं गन्ने के रस में चावल भिगोकर रखूंगी और सुबह आपको गन्ने की खीर खिलाऊंगी। और हाँ, दोपहर के लिए गन्ने की कुल्फी भी तैयार होगी। जिसके बाद रात को राधा सबके लिए दाल चावल बनाती है। फिर सभी दाल चावल खाकर सो जाते हैं। वहीं राधा रात को गन्ने का रस निकालकर उसमें चावल डालकर भिगो देती है। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही घर के अंदर एक अद्भुत ठंडक है। राधा ताजे गन्ने की खीर बनाती है और फिर पूरा परिवार जमीन पर बैठकर मजे से खाता है। वाह बहू, ऐसी खीर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। और ये घर बाहर लू चल रही है, पर अंदर ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेड़ के नीचे बैठे हो। भाई, सही कह रही हो सुमन। आज मेरी घमौरियों में भी खुजली कम हो गई है। ये घर तो सच में किसी जादुई महल से कम नहीं है। दोपहर में धूप थोड़ा बढ़ती है, लेकिन घर के अंदर सभी को हल्की गर्मी महसूस होने लगती है। तभी सुमन राधा से कहती है, अरे बहू, दोपहर बढ़ने के साथ तो हमें फिर से गर्मी लगने लगी। अब क्या करें? माँ जी, जब गर्मी ज्यादा लगे तो बस इन गन्नों की दीवारों पर थोड़ा पानी छिड़क दीजिए। ये बिल्कुल एसी जैसा काम करेगा। ऐसा कहकर राधा बाहर निकलती है और गन्नों की दीवारों पर पानी छिड़क देती है। थोड़ी देर के बाद घर फिर से ठंडा हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वहीं एक दिन गांव में अचानक लाइट की भारी कटौती शुरू हो जाती है। तेज लू की वजह से चौधरी साहब के सोलर पैनल भी तब कर काम करना बंद कर चुके होते हैं।
पूरा गांव गर्मी से त्राही त्राही कर रहा होता है। उफ, ये सोलर पैनल भी धोखा दे गए। घर के अंदर तो रुकना मुमकिन ही नहीं है। पूरी कॉलोनी तवे की तरह जल रही है जैसे। जरा देखो तो राधा के उस गन्ने वाले घर की तरफ, वहाँ से कैसी ठंडी हवा आ रही है। और वो लोग देखो बाहर गड्ढा खोद कर क्या कर रहे हैं। चौधरी साहब खिड़की से देखते हैं कि राधा ने जमीन में एक छोटा गड्ढा खोदा है, जिसमें वो मटके के अंदर गन्ने का रस जमाकर कुल्फी बना रही है। वो अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाते और राधा के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। चौधरी साहब झिझकते हुए राधा के घर के पास आते हैं। उन्हें घर की दीवारों से टकराकर आने वाली ठंडी हवा के झोंके महसूस होते हैं। कोई है घर में? बहू राधा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बाहर तो जान निकली जा रही है भाई मेरी। आइए चौधरी साहब, आपका स्वागत है। हमारे पास आपके जैसा पक्का मकान तो नहीं है, पर ये गन्ने का घर बहुत ठंडा है। बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और सच में तुम्हारे इस घर में तो पैर रखते ही जान में जान आ गई। क्या हमें वो ठंडी कुल्फी मिलेगी? क्यों नहीं, आइए बैठिए। मेरी सोच आपकी तरह छोटी नहीं है। अगर पूरा मोहल्ला भी मदद के लिए आएगा तो मेरी क्षमता के अनुसार मैं सबकी मदद करूंगी। इतना कहकर राधा उन दोनों को कुल्फी खिलाती है और ठंडा पानी भी पिलाती है। दोनों आराम से ठंडे गन्ने के घर में बैठकर कुल्फी खाते हैं। उसी समय बाहर चीनी मिल का मालिक अपनी आलीशान कार से राधा के घर के सामने रुकता है और फिर राधा के घर के अंदर जाकर राधा से, भाई अद्भुत, अविश्वसनीय। मोहन, तुमने तो चमत्कार कर दिया यार। बिना बिजली बिना पंखे के इतना ठंडा घर, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। साहब, ये सब मेरी पत्नी राधा की मेहनत और समझदारी का नतीजा है। पूरा गांव अब यहाँ ठंडी हवा लेने आता है। भाई राधा बेटी, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं अपने मिल के बाहर जो मजदूर धूप में काम करते हैं ना, उनके लिए भी ऐसे ही शेल्टर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये तरीका सिखाओगी? जरूर साहब, मेरा ये ज्ञान मुझे मुफ्त की मेहनत से मिला है। मैं आपसे इसके पैसे नहीं लूंगी। आप जब चाहे मुझे मिल बुला लीजिएगा। मिल मालिक राधा की ईमानदारी और बुद्धिमानी देखकर दंग रह जाता है। वो मोहन की तरफ मुड़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर, देखो, इतनी बड़ी सोच रखने वाले लोग मैंने आज पहली बार देखे हैं। मोहन, आज से तुम मजदूर नहीं, मेरे मिल के सुपरवाइजर हो और तुम्हारी तनख्वाह 5 गुना बढ़ा दी जाएगी। अब तुम्हारी गरीबी के दिन खत्म हुए। क्या सुपरवाइजर? साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? हे राधा, सुना तुमने? हमारी मेहनत रंग लाई। देखा मोहन जी, अगर हमें पता होता कि गन्ने का घर बनाने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हम ये काम कब का कर लेते। कोई बात नहीं राधा, देर आए दुरुस्त आए। अब हमारा घर भी ठंडा होगा और हमारी जिंदगी भी खुशहाल होगी। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाता है। मिल मालिक और चौधरी साहब भी हंसने लगते हैं। वहीं गन्ने के इस ठंडे घर में अब खुशियों की मिठास घुल चुकी होती है।